हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ये राजनीति का सामान्य सा स्वभाव है कि जब कभी भी चुनाव की राजनीति होगी तो राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचेंगी। राजनीतिक विषयों की, राजनीतिक मुद्दों की गर्माहट की तपिश हम सभी महसूस करेंगे। इस समय जिस प्रकार से पूरे देश में राजनीतिक वातावरण बन रहा है, उसको लेकर के हम इस समय बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कहें, क्योंकि सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं। लंबे समय तक हमने इनको वैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर देखा और हमेशा हमको भी तभी एक स्वाभाविक अपनी किसी भी प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में आनंद आता है जब सवालों के साथ जवाबों का क्रम भी अच्छा बेहतर बनता रहे। तो उसी लालसा में कई बार जब हम इनको इनके आने पर पास पाते हैं अपने इर्द गिर्द, तो कुछ सवालों की झड़ी इन तक आ जाती है। और इसी प्रकार से आज एक बार फिर से श्रीकांत जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। राफेल का मुद्दा लगता है कि कांग्रेस अब छोड़ने के मूड में नहीं है और ये एक तरफ वो एक जंगी विमान और उसके बाद ऐसा लगता है कि फ्रांसवा ओलांदा, जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बम फोड़ दिया है। अभी तक सरकार का कहना था कि इसमें सरकार का न तो कोई हस्तक्षेप है कंपनी के निर्धारण में, न सरकार ने कंपनी का नाम प्रस्तावित किया, जबकि फ्रांसवा ओलांदा अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इसमें जो कंपनी अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी, वो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई। देखिए, लंबे समय से प्रक्रिया थी। जब पाकिस्तान ने हम पर प्रहार किया था और जब कारगिल में हमने विजय प्राप्त की थी, उस समय से ही इस पर काम होना शुरू किया था। 2007 से लेकर 2014 तक, क्योंकि 2007 में लगभग इसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी, तो राहुल गांधी की सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई और हमको लगता है कि उनको क्वातरुचि कोई मिला नहीं, इसलिए ये डील फाइनल कर नहीं पाए। आज जिस तरह से वातावरण बना है पूरे देश के आसपास, आज हमें अपनी जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है और हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें 36 जो लड़ाकू विमान हमारे पास आए। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप इनोवा गाड़ी लेने जाते हैं तो उसके कई मॉडल आपको बाजार में उपलब्ध होते हैं और जब आप खाली इनोवा लेना चाहते हैं तो उसका बेस प्राइस अलग होता है। उसी तरह से जब आप केवल सवारियों के लिए जहाज लेंगे तो उसका जो प्राइस है वो अलग होगा, लेकिन जब उसमें आप सुरक्षा उपकरण लगाते हैं या मिसाइल वगैरह उसमें आप लगाते हैं तो वो उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो जब आपको आज आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े विषय होते हैं और इसलिए उस पर क्या क्या उपकरण लगने हैं वो भी सरकार ने तय किया। जो बेस प्राइस है उसका वो सरकार ने बता दिया। उसमें जो एसेसरीज लगनी है, यानी कि जो रक्षा उपकरण लगने हैं, उनका जिक्र, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाता है। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस बखूबी जानती है, क्योंकि लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। आज जब अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप वहां के बात कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद सरकार के जो अभी के प्रवक्ता हैं फ्रांस के, उनके आपने बयान का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपना बयान देकर बड़ी स्पष्ट किया है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हुई थी उसी को उन्होंने कहीं ना कहीं वैलिड माना है और उन्होंने उनके जो नेता हैं फ्रांस के, उनके बयान को उन्होंने पूरी तरह से नकारने का काम किया है। तो ये बात फ्रांस में ही समाप्त हो गई। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं इसको फ्यूल देने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं और वो 4 साल में मोदी जी की सरकार पर एक दाग भी नहीं लगा पाए, 10 पैसे का भी आरोप नहीं लगा पाए और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। आपके चैनल के माध्यम से जनता ये जरूर जानती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5,000 करोड़ की चोरी के आरोप में जमानत पर 50,000 के मुचलके पर चल रहा है, ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का आरोप नहीं है, ये सत्यता है। जब अदालत ने उनको सम्मन दिया उस समय भी वो बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो राहुल गांधी स्वयं नहीं बता पाए कि आखिर में राफेल की जो बेस प्राइस था जिस पर उन्होंने तय किया था वो संसद में कुछ अलग देते हैं। अगर इसी को मैं ये कहूं कि आपने अपनी पारदर्शिता की, यानी भारतीय जनता पार्टी की या इस समय केंद्र सरकार की जो पारदर्शिता की परिभाषा है राफेल के मुद्दे पर, वो आपने दे दी। उनके भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? कांग्रेस की या यूपीए की भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? जो भ्रष्टाचार का आरोप वो आप लोगों पर एलिगेट कर रहे हैं, उनका कौन सा भ्रष्टाचार है? वो वाली परिभाषा कैसे आप लोगों को समझ पाते हैं आप लोग? देखिए, लोकतंत्र है, आप बहुत गुणी पत्रकार हैं और इस देश में जो बुद्धिजीवी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो आरोप होते हैं जो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप होते हैं, एक वास्तविकता होती है, तथ्यात्मक होती है।
मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें अदालत से वो जमानत पर चल रहे हैं, बीजेपी ने उनको कोई जमानत नहीं दी है। तो ये वास्तविकता है कि 5,000 करोड़ की चोरी का आरोप उन पर है, इसलिए 50,000 के मुचलके पर चल रहे हैं, ये वास्तविकता है। अब कोयले की जो दलाली हुई है, जो कोयले की जो चोरी हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर केस रजिस्टर्ड हुए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कार्रवाई आगे हुई और उसमें सरकार, उस समय की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, वो कटघरे में साबित हुई। तो आप किसी पर भी कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक जो आपकी बात है उसी को जनता स्वीकार करती है। बिना तथ्यों के तो आप किसी को कुछ भी कहें। अब उन्होंने कहा मैं संसद में जब बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और आपने उनका व्यवहार देखा किस तरह से। मतलब हमारे देश में हमारी संस्कृति है। तो आज भी पत्रकार वार्ता की तैयारी कर रहे हैं वो, एक बार फिर से सरकार को कहीं ना कहीं जो लोग जानकार हैं या जिस प्रकार से हमारे ही अपने जो परिकर से निकल के चीजें आ रही हैं, उसमें ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव तक राफेल को तो छोड़ने वाली नहीं है। हम तो कहें बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन तथ्यात्मक बात तो करिए। अगर आप झूठ बोलेंगे, रोज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तो आपका झूठ सच में तब्दील नहीं होता। इस कंफ्यूजन को, इस डिलेमा को खत्म करने के लिए भाजपा कोई पॉलिसी क्यों नहीं लेती है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ना तो देश में कंफ्यूजन है, ना देश की सरकार में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कांग्रेस में है, और कंफ्यूजन कांग्रेस में सिर्फ राफेल को लेकर नहीं है, कांग्रेस में कंफ्यूजन राहुल गांधी को लेकर भी है। राहुल गांधी स्वयं से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस की तरफ से इनफॉर्मल में बयान आ जाता है कि नहीं नहीं, हम नहीं है, हम तो ममता जी को या किसी और को सपोर्ट करेंगे। तो कंफ्यूजन जहां है उनको क्लियर करना चाहिए। हम तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं और हर चीज हमारी ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसा प्रधानमंत्री देश का जिसने सब कुछ न्योछावर देश के लिए कर दिया है, तो उनकी जो अब तक की पृष्ठभूमि रही है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत गलत शब्दों का जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल जी के नीचे जमीन नहीं है। राहुल जी के नीचे अगर जमीन होती, राहुल जी के पास कुछ भी अगर नीचे जमीन पर होता, तो राहुल जी इस तरह की भाषा नहीं बोलते। एक तरफ तो वो संसद में गले पड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैं दूरी मिटाना चाहता हूं और ये जो आपस का जो भेदभाव है, फिर वो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर शिव जी के यहाँ पहुंचते हैं और वहां कहते हैं कि यहाँ कोई घृणा नहीं है। ये क्या है भाई, जब प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो? दोहरा चरित्र आपका सामने आया कि अगर घृणा है इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर, तो वो कांग्रेस के नेताओं के मन में है, श्रीमान राहुल गांधी जी के मन में है। इसीलिए मणिशंकर अय्यर कभी कुछ कहते हैं, कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं कहते इस देश के प्रधानमंत्री को। नरेंद्र भाई मोदी केवल भाजपा के ही नेता नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो विदेशों में जाते हैं तो विदेशी धरती पर, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हों, हमारे प्रधानमंत्री जी को रशिया के राष्ट्रपति हों, हमारे प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आते हैं। तो ये हम सब भारतीयों का गौरव है, सम्मान है। आप ऐसे पद की आप गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं अपशब्द के, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। और जब वो सत्ता में थे उस समय भी प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए अध्यादेश को उन्होंने संसद में फाड़ा था। तो ये परिवार अहंकार में रहता है, ये परिवार इस देश की संस्कृति से, इस देश की सभ्यता से, इस देश के लोकतंत्र से इस परिवार का कोई सरोकार नहीं है। ये अहंकारी लोग हैं और इनको ये लगता है कि ये जब पैदा हुए थे तो ये सर्टिफिकेट लेकर पैदा हुए थे कि जब तक इस देश में रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री के पद पर ये रहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम है आपके हर काम पर सवाल खड़े करना। और अब तो जब से राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और जब से छटपटाहट इन लोगों में पैदा हुई है, तब से इन लोगों ने बयानबाजी का स्तर भी बदल दिया है। अब तो ये बिना सोचे समझे बयान भी देते हैं। अगर मोदी जी अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो सही जगह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग या अन्य लोग, तो इसका मतलब है कि तीर सही निशाने पर लगा है। तो हम तो ऐसे काम हमेशा करते रहेंगे, सबके घरों में जाएंगे, हर वो काम करेंगे जिससे कांग्रेस को चुभन हो। और कांग्रेस कल्चर को इस देश से समाप्त करना हमारा संकल्प है। कांग्रेस कल्चर क्या है? करप्शन, कमीशन, कुशासन। और हम ये जो लड़ाई आने वाले समय में है, ये सुशासन की लड़ाई है कुशासन से। और कुशासन को इस देश से समाप्त करके सुशासन को इस देश में स्थापित करना, ये हमारा संकल्प है और 4 साल में हमने करके दिखाया है। और इसीलिए 4 साल में जहां जहां चुनाव हुए, श्रीमान राहुल गांधी जी को मुंह की खानी पड़ी। और उनका फ्रस्ट्रेशन देखिए, कर्नाटक में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहां अपनी हार का जश्न मना रहे हैं और हार में जिन लोगों के गले पड़ रहे हैं वो उनको गले लगाने को तैयार नहीं है, घुटने टेके हुए हैं।
मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन सामने वाले लोग हैं कि उनको अपने पास इसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी रणनीति आप ही की है। सबसे बड़े कुशल रणनीतिकार के तौर पर पूरे विश्व में एक अलग पहचान स्थापित करने वाले अमित शाह के लिए कहा जा रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए, कि इसमें भी आप ही लोगों ने कहीं कुछ पेच डाला है। पहले कुछ कहलवाते रहे, बुआ भतीजे का प्रेम बहुत चरम पर ले गए और यूपी के 2 भाई कर दिए, और अब जाकर के सब फिर छिन्न भिन्न करना, ये शायद उनकी रणनीति है। हम उतने मजबूत रह पाए चाहे न रह पाए, लेकिन अपने विपक्षी को कमजोर कर दो, ये इसी फॉर्मूले पे चलते हैं शायद अमित शाह जी। मैंने फिर कहा कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर्नाटक में अगर आप अपनी हार का जश्न मनाते हैं और वहां आप सरकार बना लेते तो आपकी जीत है। अगर छत्तीसगढ़ में आपका जो तथाकथित जो सहयोगी है, जिसके बारे में आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे, वो आपको छिटक देता है और आपके ध्रुव विरोधी के यहां चला जाता है, तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये इस देश में कांग्रेस का एक कल्चर है कि हर चीज के लिए बीजेपी को दोषारोपण करो, लेकिन हम बहुत ही सरल तरीके से हमने कहा कि हम, जनता ने हमको चुना है गवर्नेंस के लिए, और हम अपना काम कर रहे हैं और हम परिणाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल भाषणों की राजनीति कर रहे हैं। ये भी आप एक बात कहते हैं, बस जल्दी से मैं समाप्त करने की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि हम लोग कुंडी खोल करके, खटखटा कर दरवाजा खोल के नहीं पूछते कि ये हिंदू का घर है या मुस्लिम का, सिख का या ईसाई का या जैन का या बौद्ध का। लेकिन अलीगढ़ में जो एनकाउंटर हुआ है वहां ये माना जा रहा है, यहां पर देखिए मैं दोनों पहलू आपके सामने रख देता हूं और आपका जवाब मुझे बहुत आवश्यक है कि क्या ये पुलिस बैकफुट पर थी, इसका नमूना है कि अभी पिछले दिनों जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसमें पुलिस की जितनी आलोचना हुई या जितने निशाने पर पुलिस आई, यूपी पुलिस, तो पुलिस बैकफुट पे थी, वो चाहती थी कि मीडिया आ जाए, चीजें सही तरीके से हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस जो कुछ कर रही थी वो पहले से स्क्रिप्टेड था और उसमें मीडिया की एंट्री करके खुद को बचाने की कोशिश थी? दो चीजें इस देश में लंबे समय से चर्चा थी और फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश से अपराध को समूल नष्ट करना ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्राथमिकता है। अगर पुलिस पर, अगर अपराधी कोई गोली चलाएगा तो पुलिस तो हमारी चूड़ी पहन के तो बैठी नहीं है, उन अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारी पुलिस जानती है। और एनकाउंटर में मारे गए व्यक्तियों के जो नाम और सरनेम हैं उस वजह से आप पर लगातार आक्रामक हैं कि आप लोग मुस्लिमों का एनकाउंटर कर रहे हैं। ये आपके विरोधियों, कल मैं सुनील साजन को भी सुन रहा था, उन्होंने एक साफ तौर पर बहुत मुखर होकर के कहा कि यहां पर जाकर के लगता है कि सरकार एक सोची समझी रणनीति से काम कर रही है और भाजपा के लोगों में जो अपराधी हैं उनको, जिनको आश्रय और प्रश्रय प्राप्त है, उनके संग कुछ नहीं होता। देखिए, एक तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और जिन लोगों ने अपराधियों को जाति और धर्म से कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की, उन लोगों का हश्र आप देख चुके हैं। आज वो केवल मीडिया में बयानों तक ही सीमित हैं, आपने उनका कार्यकाल बहुत अच्छे से देखा है, नजदीकी से देखा है। भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार है और मैंने कहा आपसे, अपराधी अगर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसकी गोलियों का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। जहां तक आप, बहुत दुर्दांत वो अपराधी थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है, तो इसलिए अपराधियों को जाति, इनामी बदमाश थे, उनको जाति और धर्म के साथ इन अपराधियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो सपा और बसपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो जब विधानसभा चलती है तो हमको दिखाते हैं कि देखिए अपराध बढ़ रहा है, अपराधी खुले घूम रहे हैं, और जब अपराधियों को पुलिस ठोक देती है तब ये कहते हैं कि साहब तुम तो चुन चुन कर लोगों को ठोक रहे हो। तो इनके बयानों पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक आप मीडिया की बात करें कि मीडिया को बुलाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है और जो भी फैक्ट आएंगे, जो सच आएगा, उसके बाद अगर किसी ने इसमें कहीं बुलाने की बात आई है, कुछ भी जो जांच में जो आएगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सीधे सीधे सिर्फ 2 सवाल। 97,000 करोड़, एक ऐसी बड़ी राशि जो इससे पहले यूपीए के कार्यकाल के घोटालों में जब हम सुनते थे तो हमारे साथ के बहुत साथी ये कहते थे कि इस जनपद की एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा तक अगर नोट बिछा दिए जाए तो भी शायद दूरी कम पड़ जाएगी जब वो घोटाले, चाहे वो कोल ब्लॉक आवंटन के मामले हो या अन्य हो, कॉमनवेल्थ आदि के। कैग एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो जिसके द्वारा ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा। प्रदेश सरकार का, यानी कि जो निवर्तमान सरकार है समाजवादी पार्टी की, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार, उसमें 97,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। तो ये, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, भुआ जी का स्मारक घोटाला
और बबुआ का सीएजी में घोटाला, ये सबके सामने है। 97,000 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई हैं सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक। तो हम पहले से कह रहे थे कि इन्होंने बुआ और भतीजे ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया। तो भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जहां तक सीएजी ने जो ऑडिट किया और उसमें जो अनियमितताएं पाई हैं, तो उसमें देश में कानून है और कानून अपना काम करेगा। कानून के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जिसने अगर गलत काम किया है तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, कहा तो अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अखिलेश जी अपने हाथों में टैप्स यानी टोटियां लेकर के आप लोगों को देने की पेशकश करते थे, और अब इस प्रकार की चीजें जहां पर शायद बहुत सारे ऐसे खर्च स्वाभाविक रूप से सरकारी योजनाओं के नाम पर हुए खर्च ही होंगे जिनमें जाकर के सही साक्ष्य कैग को नहीं मिले हैं, तो इसको किस तरीके से कोरिलेट करते हैं? ये किस तरीके का कल्चर माना आप लोगों ने? हम लोग बहुत लंबे समय से आपको कहते चले आ रहे हैं और ये जनता जानती है कि सपा और बसपा में अपनों के काम होते थे या अपने लिए काम होते थे, उसमें प्रदेश कहीं नहीं होता था, और तमाम इसके उदाहरण हैं। सीएजी ने जो ऑडिट किया है उसका भी जिक्र आपके सामने है, और जो स्मारक घोटाला है उस पर तो बहन मायावती जी लगातार बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको स्पष्ट करना चाहिए। सीएजी पर जो सीएजी की रिपोर्ट में जो अखिलेश जी पर जो एलिगेशंस हैं, वो अखिलेश जी को उन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो जहां आप कटघरे में, वहां तो आप स्पष्टीकरण दे नहीं रहे हैं, और फिर अनावश्यक कभी टोंटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो कानून है, जो नियम है, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के लिए सरकार की तरफ से एक बंगला होता है। अब जब तक आप हैं तब तक एक्स सीएम के लिए बंगला आवंटित कर लेंगे, उनमें लंबे समय तक रहेंगे, और जब कोर्ट आदेश देता है तो उसकी आप जो है विधानसभा में विधेयक पास करके और उसमें जम जाते हैं। अब कोर्ट का आदेश था, उनको खाली करके जाना पड़ा, और खाली करने के बाद में उसमें क्या क्या हुआ है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब लोग जानते हैं कि वहाँ क्या था, और टोंटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये अपने अखिलेश जी का अपना राजनीति करने का तरीका हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, सुशासन का राज लेकर आ रहे हैं, और 63 से 65,000 करोड़ का हमारे यहाँ निवेश आया है। बड़ी संख्या में उससे नौकरियां अर्जित होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नौकरियों पर जो प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि कार्यशैली जो है सपा सरकार की ठीक नहीं थी, अब वो प्रतिबंध भी हट गया है। बहुत जल्दी हमारे यहाँ नौकरियों का सृजन भी होगा। तो बहुत तेज गति से प्रदेश आगे बढ़ेगा, और हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार पूर्व में किया है तो इस देश का कानून है, और कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, और कानून ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजेगा। लेकिन उसके लिए भाजपा पर वो दोषारोपण ना करें। दो में से एक आखिरी सवाल बचा रह जाता है, वो अब जाकर के सीधे सीधे आपके क्षेत्र के लिए आ जाता है। आप में एक जुनून सा नजर आ रहा है। हम लोग नीचे बैठ करके देख रहे थे अभी, मैं जब आपके जनता दर्शन वाले कार्यक्रम में जब आप जनता का दर्शन करते हैं तो कुछ देर मैंने बैठ के देखा, उसमें 3 या 4 प्रकरण तो ऐसे आए जिसपे आपने बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत तल्ख आवाज में अपने जो भी उस दौरान वहां पर सक्षम अधिकारी रहते हैं उनसे कहा कि भाई अभी तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। ये एफआईआर कराने का कोई जुनून सा आपको चढ़ा है, और क्या आपको नहीं लगता कि इससे मतलब आई एम सो सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद अभी तक राजनीति की विधा यही रही कि जनता को जो पसंद आए सिर्फ वो करो, क्योंकि बाद में उन्हीं के वोट लेने हैं। क्या ये एफआईआर कराने का जुनून आपको बाद में परेशानी में तो नहीं डाल देगा, भाजपा को परेशानी में तो नहीं डाल देगा? आज नीचे सुन रहा हूं, इसके अलावा रोजाना स्वयं हम उसको कवर करते हैं, और आपके विभागीय अधिकारियों की तरफ से हमें फीडबैक आता है कि आज इतनी एफआईआर हो गई अवैध कनेक्शन धारकों पर। अभी चौबियापाड़ा क्षेत्र, जो इस नगर का बड़ा बिल्कुल घना आबादी का क्षेत्र है, जहां बहुत ही अलमस्त हमारे चतुर्वेदी बंधु रहते हैं, वो बड़े भारी नाराज हैं आपसे। वो खासतौर से ऊर्जा मंत्री से नाराज हैं, वो खासतौर से विधायक श्रीकांत शर्मा से नाराज हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे तो आपने मोहल्लों में आकर के बड़ा तांडव मचा दिया, महिलाओं से अभद्रता कर दी और कनेक्शन काट दिए। अवैध कनेक्शन धारकों की चिन्हीकरण और एफआईआर को लेकर के बड़ा आक्रोश है, इसका नुकसान तो नहीं उठा जाएंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। आप नीचे जो देख रहे थे, 2 तरह की एफआईआरों की आप संज्ञान लिया आपने। एक तो एफआईआर है कि मेरी बहन कोई आई है, अगर उसको कहीं उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस अगर उसमें संज्ञान नहीं ले रही है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि उसमें अगर कोई बेटी अगर आई है, कोई बहन है, कोई महिला है, तो अगर उसकी शिकायत का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो किसी गैर जनपद से थी, मतलब क्या अलहदा किसी जनपद से यहाँ तक आई थी तो प्रदेश की ना। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जबकि यहाँ के नहीं, वो कहीं दूर से आज लगा के आई थी। तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर अभद्रता कोई कर रहा है उनके घर के सामने। दूसरा, आप जो एफआईआरों की बात कर रहे हैं, आपने अवैध कॉलोनियां बसा दी। व्यवस्था ये होती है कि अगर कोई कॉलोनाइजर है तो उनको वहां सीवर की व्यवस्था करनी होती है,
आपको वहाँ पेयजल की व्यवस्था करनी होती है, सड़क की व्यवस्था करनी होती है, आपको बिजली के लिए इंफ्रा वहाँ तैयार करना होता है। लेकिन 15 साल में कुछ नहीं हुआ, इलीगल कॉलोनियाँ बनती चली गई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। और बिजली तो सबको चाहिए। जो कॉलोनाइजर है, जो कॉलोनी काट कर गया, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। वो क्यों नहीं वहाँ बिजली का इंफ्रा तैयार करते हैं? ना तो उन्होंने वहाँ खंबे गाड़े हैं, ना उन्होंने कोई ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं, जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, जिस व्यक्ति को चीट किया गया है, जब आप प्लॉट काटते हैं तो उसमें आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि हम सारी सुविधाएं देंगे आपको, लेकिन एक समय के बाद आप वहां से आप अपना बिस्तर बोरिया लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए। और उस संबंधित व्यक्ति का पैसा वहां पर प्लॉट खरीद के उसमें धनराशि लग गई होती है। वो आप जब आप प्लॉट देते हैं किसी व्यक्ति को, XYZ को, तो उसमें आप सभी चीजों के पैसे काट लेते हैं, जो उसी से कीमत निर्धारित होती है, और उसके बाद हम उनको सुविधाएं नहीं देते हैं। तो क्या मतलब ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का हमारा संकल्प है, और सीधा सीधा विभाग के लोगों को भी, सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है तो वहां बिजली चोरी पर अंकुश लगाना हमारी प्रदेश की प्राथमिकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा को हम पूरी तरह से इस तरह से सैचुरेट करना चाहते हैं कि आने वाले 50 साल तक मथुरा में बिजली की कोई किल्लत ना आए। पूरे प्रदेश के हर जिले को हम इस तरह से सैचुरेट करना चाहते हैं कि वहां पर बिजली की किल्लत हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, 24 घंटे बिजली जब सरकार आपको उपलब्ध करा रही है, घर घर जाकर आपको अगर कनेक्शन सरकार दे रही है, तो फिर ईमानदार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जहां तक आप चौबिया पाड़े की बात करें, मेरे वहां सब लोग रहते हैं। आज चौबिया पाड़े में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, जो बहुत दुष्कर है। वहां पर चौबिया पाड़े में कुछ गलियां तो ऐसी हैं जितने में हम और आप बैठे हैं, जहां हमारे पैर सामने आ रहे हैं, इतनी जगह भी है, और वहां पर अगर आप वहां ट्रेंचिंग करते हैं तो बहुत दुष्कर है, बहुत टफ है वो। लेकिन उस टास्क को, जिसको कि आपने बहुत पहले इसके लिए सोच लिया था, हम आपको बार बार टोकते थे, आपने कहा नहीं, कोई ना कोई एजेंसी मिलेगी जो जरूर वहां पे काम करेगी, कर रही है। लेकिन बात यह है कि क्या मैसेज देंगे फिर आप? इस लड़ाई को लड़ने के लिए थोड़ा सा इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ संवाद करना चाहते हैं कि भाई अगर कार्रवाई तभी तो हो रही होगी जब कुछ गलत पाया गया होगा, तो अगर गलत नहीं करोगे, आपका सम्मान तो शायद, मेरे ख्याल में आदमी किसी सम्मानित व्यक्ति को तो नहीं विभाग नाराज करता है। विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से सीधा इंस्ट्रक्शंस हैं कि ईमानदार उपभोक्ताओं को आने वाले समय में हम संरक्षण कैसे दे सकते हैं। आज हर साल टैरिफ बढ़ जाता है, जो लगातार सही समय पर बिल देता है उसका तो आप टैरिफ बढ़ा देते हैं, यानी कि बिल में बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन जो चोरी करने वाले हैं वो मजे लेते रहते हैं। तो अनूप जी के यहाँ तो बिल बढ़ेगा, अगर विभाग का घाटा बढ़ेगा तो फिर आने वाले समय में जो उपभोक्ता हैं उनका बिल बढ़ेगा। तो बिल बढ़ेगा तो जो ईमानदार व्यक्ति है उस पर आप और ज्यादा वजन लादे जा रहे हैं उस पर, क्योंकि वो ईमानदारी से दे रहा है। तो ईमानदारी से जो लोग दे रहे हैं, आने वाले समय में उनको राहत कैसे दी जाए। और जो चीट कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, चोरी पर तो कोई भी अगर चोरी कर रहा है तो भी चोरी के लिए तो इस सरकार में कहीं किसी को इजाजत नहीं है। चोरी अगर भले ही वो अपने ही क्यों ना हो, लोग ये कहते हैं, ये आवाज आ रहा है, वहां से साउंड आ रहा है कि साहब हम तो अपने हैं, हम तो श्रीकांत जी के, हम तो भाजपा के, हमारे संग हीरो है। 22 करोड़ जनता हमारी है, हमारे सब हैं। 24 घंटा बिजली तो सबने चाहिए। जब 24 घंटा बिजली सबने चाहिए तो भैया सब, जब सरकार मुफ्त में कनेक्शन दे रही है तो कनेक्शन ले लो। मुफ्त में मीटर लगा रही है, काउते कुछ पैसा ना ले रही, फिर मोबाइल को बिल तो सब जमा करें, पहले ही जमा कर दें। जमा ना करें तो मोबाइल बंद है जाए, बस मोबाइल काईते चार्ज करेंगे, मोबाइल तो बिजली से चार्ज करेंगे ना। जब बिजली आवेगी ना तो मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा। और अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे, मथुरा वाले तो बहुत, मैं तो अपने प्रदेश के लोगों को भी साधुवाद देता हूं, और अपने जिले के लोगों का तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि हमारे जिले में जिस तरह से व्यवस्था अच्छी हुई है, सब लोग अग्रणी होकर। मुझे तो गांव से लोग फोन करते हैं कि साहब, भाई साहब हमारे यहाँ बिल के काजे का बहने भेज दो, हम बिल दो चाहें। मैंने कहा भाई तुम तो बिना उसके कहना है साहब, अब तो बिजली खूब आ रही है, हम तो बिल जरूर देना चाहें। तो सब लोग बिल दे रहे हैं, और भाई अगर कहीं विभाग की तरफ से कोई कहीं गलत चीज हुई है तो उसका संज्ञान लेंगे, विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिजली चोरी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि बिजली चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ईमानदारी से आपको बिजली दे रही है। और फिर जब हर चीज के लिए आप पैसा देते हैं, आप घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, तो बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल नहीं चलती।
आप कहीं रेलवे में जाते हैं तो ट्रेन में टिकट लेके बैठते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं दुबई तो हवाई जहाज में टिकट लेना पड़ता है, मोबाइल में पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो भैया बिजली को तो बिल दे दो, बिजली को बिल दे देंगे तो बिजली खूब चलती रहेगी, भर्राटे मारेगी, और भैया थोड़ी गड़बड़ होगी तो फिर बिजली कट जाएगी, फायदा कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। आज विषय कई थे, इसलिए ये साक्षात्कार भी काफी देर तक चला। मुख्य रूप से जहां इस समय पूरे देश में राफेल का मुद्दा छाया हुआ है और कांग्रेस उसे एक बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इस समय, जो ये सिनेरियो इस समय 2019 से पहले बना है, उसको पास वो कांग्रेस उसको समझ रही है, उस पर श्रीकांत शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि उस पूरे प्रकरण को लेकर के कांग्रेस कहीं कंफ्यूजन में है और जो सरकार ने अब तक बयान दिए हैं उससे राफेल सौदे को लेकर के स्थिति स्पष्ट हुई है। इसलिए कांग्रेस द्वारा राफेल पर भाजपा की घेराबंदी कहीं स्थापित नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके बावजूद ये राजनीति जारी है। इसके साथ साथ जहां पर हमने आकर के उनसे प्रदेश और उनके जनपद स्तरीय सवालों पर उनसे उनका पक्ष जानना चाहा, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अलीगढ़ एनकाउंटर मामले में विपक्ष का ये आरोप पूरी तरह गलत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि बिजली चोरी ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ईमानदार उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग अपना संरक्षण और सम्मान देगा, लेकिन अगर आप पहले से कुछ अनियमितता या चोरी कर रहे हैं तो ऐसे में आप विभाग से सम्मान की या अपने समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार उचित सुविधाएं दे करके उचित शुल्क लेने के लिए काम कर रही है और इसमें वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है उसमें हर दिन राजनीतिक मुद्दों की एक बाढ़ सी आती है और अभी इस वार्तालाप से पहले अनौपचारिक तौर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और भाजपा प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि अभी 2019 में समय है, देखते जाइए, न जाने किस तरीके के मुद्दे हमारे लिए सामने आएंगे, लेकिन फिर भी सरकार गुड गवर्नेंस और सुशासन को आधार बनाकर के आगे चल रही है और हम उसी पर काबिज रहेंगे। इतना अवश्य है कि जितने भी राजनीतिक जानकार हैं, जितने भी आज जनमानस के अलग अलग समूह या वर्ग हैं, उनसे बातचीत करके ये अनुभव होता है कि 2014 के बाद 2019 5 साल का ये जो समय चक्र घूमा है ये बहुत आसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन का दावा करती रहे, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा को जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश पचौरी के साथ अनूप शर्मा।